नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। आप सभी का यादव एकेडमी पे स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोशन चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन को और भी डिटेल व्यू में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बेस्ड ऑन पाथ देखा हमने, तो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन को हम कह सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा है बेस्ड ऑन पाथ में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अगर हमारी कोई सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है तो उसे हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। फिर तीसरा है हमारा बेस्ड ऑन पाथ में ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ऑक्सिलेटरी मोशन हमने पहले भी देखा था, टू एंड फ्रो मोशन ऑन फ्रॉम फिक्स एक्सिस, इसे ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, जैसे पेंडुलम हो गया। ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन पाथ में चौथा हम देखते हैं कर्विलीनियर मोशन। तो अगर कोई गाड़ी है जो कर्व वाले पाथ के ऊपर मूव हो रही है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, कर्विलीनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद पांचवा जो है हमारा रैंडम मोशन है। तो रैंडम मोशन मतलब जो भी हमारे मॉलिक्यूल है या जैसे हमारी जो गैसेस है वो मूव करती है, उस मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। उसके बाद एक स्पेशल मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये स्पेशल केस है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हमारा हो गया कि रॉकेट जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो भी एक प्रोजेक्टाइल हो गया, या फिर हमारा जो भी मिसाइल्स हो गई वो लॉन्चिंग, वो सब क्या कहलाता है, हमारा रैंडम मोशन। अब मोशन का तो ये बेस्ड ऑन पाथ क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन स्पीड। स्पीड के ऊपर जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है पहला है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल जो इंटर डिस्टेंस है, जैसे ए टू बी फिर बी टू सी, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो जाने में भी इक्वल डिस्टेंस लेगा। आगे चल के हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस होगा लेकिन अनइक्वल टाइम में कवर करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बेस्ड है आपका बेस्ड ऑन स्पीड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का। अब तीसरा है बेस्ड ऑन रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब अगर कोई भी चीज़ अपने मोशन को रिपीट कर रही होगी तो सबसे पहले उसमें आता है पीरियोडिक मोशन। अगर टाइम के साथ कोई भी मोशन अपने को रिपीट कर रहा है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे हम नॉन पीरियोडिक कहेंगे। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन रिपीटेशन। अब चौथा आता है हमारा बेस्ड ऑन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन मतलब अगर समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वन डायमेंशन में मूव कर रही है तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर कोई भी बॉडी दो डायमेंशन में मूव कर रही है तो ये हम उसे क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। और अगर कोई भी बॉडी थ्री डायमेंशन में मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये रहा हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नॉर्मली देखना है लेकिन हमें पता आना चाहिए, ये अभी आगे चल के हमें आएगा ही। तो अभी इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे पीरियोडिक मोशन हम बोल सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में अगर कोई भी एथलीट जो है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर या सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर रनिंग कर रहा है तो वो भी एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन ही है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है 1D 2D इस मतलब मोशन का। तो आगे चल के हम देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन पाथ के ऊपर। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा था। क्या देखा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, या इसकी दूसरा नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहेंगे। इट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो याद रखना है कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बच्चे अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो उनका मोशन जो रहेगा स्विमिंग पूल में वो क्या रहेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। सेम अगर कोई भी कार हो वो हाईवे के ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि कार इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सेम सिमिलरली हम अगर बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो बास्केटबॉल में जब हम लोग बास्केट करते हैं तो बॉल जो आता है बास्केट से नीचे आता है तो वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है।
सिमिलरली अगर ट्रेन देख ले हम लोग, अगर ट्रेन सीधे ट्रैक पे चल रही तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। ये सिंपल काइंड का मोशन होता है हमारा टाइप। अब हमने देखा था अगर हमारा ये हो गया एक्सिस, अगर एक्सिस से हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर वहाँ से हम लोग अपोजिट साइड में जाएंगे तो उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये याद रखना साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे चल के हमें ये काम आएगा ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो अब पोजीशन हमने पहले भी देखा था, पोजीशन मोशन जो हमारा वन लेक्चर है, अगर आपने देखा ना हो तो उससे कृपया देखें, तो उससे आपका जो पोजीशन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले मैंने बोला कि एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है, तो उसे हम ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोग मोशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है डिस्टेंस, किसी भी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से डिफरेंस, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस। समझ लीजिए कोई अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और ये समझ लीजिए बॉडी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, बॉडी किस डायरेक्शन में है, तो वही कहलाता है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट एंड बॉडी, यह कौन से डायरेक्शन में है फिक्स पॉइंट के, तो वही कहलाता है हमारा पोजीशन। अगर रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में हो बॉडी तो होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में हो तो वो कहलाता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। इतना हमने पहले भी देखा था। सेम अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कब कहेंगे हम लोग, कि जब वह अपना पोजीशन चेंज करे विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहेंगे हम लोग, कि अगर फिक्स रेफरेंस पॉइंट से बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, अभी समझ लीजिए 4 बजे है, 5 बजे भी बॉडी वहीं पे है, 6 बजे भी वहीं पे है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी रेस्ट में है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने जो पहले ही देखा था, हमने क्या देखा था कि चिल्ड्रन इन स्विमिंग रेस, कि बच्चे स्विमिंग रेस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये बच्चे स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, हमारा लीनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। सेम दूसरा कि अगर हमारा बास्केटबॉल में से बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधा बॉलिंग नीचे कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ, हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया या लीनियर मोशन हो गया। सेम अगर हमारी कार स्ट्रेट हाईवे के ऊपर रन कर रही है, अगर हमारी कार स्ट्रेट हाईवे पर रन कर रही तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेम ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा कहलाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ एग्जांपल हुए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत जनों का कन्फ्यूजन होता है, ये हम समझ नहीं पाते कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस एग्जांपल, तो ये समझ लीजिए हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट अगर चालू करेगा तो यहाँ पे हमने मान लिया कि टाइम जो है हमारा 0 सेकेंड है, ये पोजीशन बी है, ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर है, और बॉडी को जाने के लिए यहाँ पे 4 सेकेंड लगते हैं। सिमिलरली ये पोजीशन ए है हमारा, जो 100 मीटर है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, और उधर जाने में टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड लगता है। तो अगर समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी है, अगर हमने मान लिया कोई बॉडी है या कोई पर्सन है, समझ लीजिए ये पर्सन है, ये यहाँ पे थे, यहाँ से चले 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 ए पे आए, फिर ए से फिर वो बी पे आ गए। तो या एग्जाम्पल लीजिए कोई एथलीट है, वो ओ से स्टार्ट करता है ओरिजिन से,
वहाँ पे टाइम कितना था, 0 सेकेंड था। ए पे पहुँचे जब टाइम 10 सेकेंड हुआ, जो कि 100 मीटर दूर है रेफरेंस पॉइंट से, और फिर दौड़ के बी पॉइंट पे आए जो 40 मीटर है ओ से, अगर हमने रेफरेंस ओ माना है तो, और टाइम कितना लिया, 16 सेकेंड लिया। तो अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग मान लेंगे कि एथलीट जब यहाँ से रन करके यहाँ पे पहुँचे हैं पूरा कंप्लीट करके, मतलब पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ओ से ए फिर ए से बी, तो ओ से ए और फिर ए से बी, तो ओ से ए जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है, और ए से बी कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा किसका, ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो भी हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होता है और जो भी हमारा फाइनल पोजीशन होता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा एथलीट जो निकला था ओ से, वो ए पे गया, फिर ए से बी पे आया है, तो मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा ओ, और हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो जो डिस्टेंस रहेगा ओ और बीच के बीच में वही कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ओ और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो याद रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब हम देखेंगे। तो समझ लीजिए ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। तो स्कूल से ये जो रास्ता जाता है हमारे घर तक, ये हमारा घर है मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा स्कूल है। तो स्कूल से जो घर का रास्ता है वो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा पाथ है घर पे जाने का, ये हमारा पाथ है, ठीक है। तो अगर हम स्कूल से निकले, क्या करें, स्कूल से अगर हम निकले तो हम आ गए यहाँ पे, तो स्कूल से निकल रहे हैं हम लोग, पाथ फॉलो कर रहे हैं अपना, तो पाथ फॉलो किए तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अपने घर पे। तो ये तो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ में। फिर अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम, अभी हमको पता है, क्या पता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, स्कूल से निकले हम लोग, और ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, तो हमें यहाँ पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल पाथ ना पकड़ के हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये वाला रास्ता पकड़ लेंगे। तो ये वाला रास्ता पकड़ लेंगे अगर, तो कैसे जाएंगे हम लोग, तो हम जाएंगे सीधा घर पे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्कूल था और ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट हमारा घर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सॉरी, उन दोनों के जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, तो ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेट चेंज इन पोजीशन या शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस रहेगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, वही कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस को अगर डिनोट करना है तो सिर्फ हम क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट में पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ और क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों,
हमने देखा था अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे राइट जाएगा तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और इससे अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम कंसिडर करेंगे निगेटिव। तो याद रखना है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जीरो किस केस में होगा ये हम आगे देखेंगे कि जीरो कब होगा। अब SI यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। सेम SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। अब डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ फॉलो बाय ऑब्जेक्ट, हमने जो डेफिनेशन देखा था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी या ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ है वो डिपेंड नहीं करता है, वो क्या डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है या कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। हमें पेपर में पूछ सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए। तो फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कब होगा, इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट टर्निंग बैक, अगर ऑब्जेक्ट टर्न नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा सीधा जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। दैट इज इफ़ इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, अगर वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव हो, क्योंकि वहाँ पे फिर डायरेक्शन घूमेगी नहीं, तो फिर रेफरेंस पॉइंट से निगेटिव आएगा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो मेन रूल याद रखना है हमें, क्या की रूल याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमेशा जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वह या तो बराबर होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के, या तो कम होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वह डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, टोटल डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, या तो उससे कम हो सकती है। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। दे आर इक्वल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन वन डायरेक्शन विदाउट टर्निंग बैक। दोनों सेम कब होंगे, कि जब कोई भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और वो टर्न बैक नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सेम आएगा। लेकिन जैसे ही टर्न मारी तो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब कोई भी चीज़ स्लो है या फास्ट है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ स्लो जा रही है, तो हम लोग उसी को कहते हैं हम लोग स्पीड। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी स्पीड, अगर हम स्लो है तो बोलेंगे स्पीड स्पीड बहुत कम है। अगर हम कहेंगे कि हमारा हम फास्ट है तो हम बोलेंगे स्पीड ज़्यादा है। तो एग्जांपल के लिए देते हैं, इन अ रेस, अगर किसी रेस में कोई भी रनर, जैसे अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और हमने मान लिया कि, क्या मान लिया हमने, कि अगर समझ लीजिए यहाँ पे टाइम जीरो था, क्या था यहाँ पे टाइम जीरो था, हमने मान लिया 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद चेक करेंगे कि कौन कितना आगे है या किसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। तो अगर 1 सेकेंड में ये इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो हम क्या बोलेंगे, ये फास्ट जा रहा है। और इसने 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम क्या कहेंगे, वो स्लो है। तो वही क्या है इसमें कि रनर हु कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ सेम टाइम इज फास्टर। सेम टाइम में अगर कोई रनर मोर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, उसकी स्पीड या वह फास्ट दौड़ रहा है। अगर सेम, अगर वह कम दौड़ रहा है सेम टाइम में तो क्या कहलाएगा, स्लोअर स्पीड कहलाएगी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो 1 यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है बॉडी के द्वारा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड। तो स्पीड बढ़ रही है घट रही है मतलब बॉडी स्लो है या फास्ट है। तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला, स्पीड एक्चुअली स्पीड ना होता है, एवरेज स्पीड होते हैं, लेकिन हम लोग स्पीड ही कहते हैं अगर नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो होती है एवरेज स्पीड। तो क्या फार्मूला होता है स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस ले रहा है और कितना टोटल टाइम ले रहा है।
तो स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसे किलोमीटर पर सेकेंड में भी मेजर किया जाता है। तो याद रखना है, अगर मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ दी है, किलोमीटर पर आवर में उसे कन्वर्ट भी करना है हमें, ठीक है। तो कन्वर्जन याद रखना है हमें। तो कन्वर्जन क्या आएगा? तो सिंपल है, अगर मीटर को किलोमीटर में जब बदलना है तो हमें मालूम है डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। और सेकेंड और आवर कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है क्या करना पड़ेगा? 3600 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 18/5। तो मीटर पर, जैसे कोई भी हमने बोल दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड से कोई भी चीज़ जा रही है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कन्वर्जन कैसे आएगा हमारा? कि हमने बोला कि कोई भी बॉडी हमारे 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो 20 इंटू 5/18 ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, ठीक है। और किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 18/5। तो याद रखना है, कन्वर्जन पूछता है पेपर में। तो मीटर पर सेकेंड में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर आर में भी मेजर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए क्या देख लेते हैं? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर अवे, शी साइकिल देयर इन 15 मिनट, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्वाति? तो हमें फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस। तो स्वाति का स्कूल कितना किलोमीटर है? 3.6 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रही है? 15 मिनट। तो याद रखना, इधर मिनट है, इधर क्या है? हमारा किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 हो जाएगा। और टाइम हमें मालूम है 15 इंटू 6 तो 90, और जीरो एज इट इज़। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 9 4 जा 36। तो कितना स्पीड आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है। तो स्पीड ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मेन है हमारा यूनिट, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। या तो अगर किलोमीटर में ले रहे हैं तो हमारा टाइम भी किस में होना चाहिए? आर में। या तो अगर मीटर में ले रहे हैं तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में। तो इतना याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देखते हैं। तो स्पीड फाइंड करना है तो हमें मालूम है, स्पीड फाइंड करना है तो सीधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे तो स्पीड फाइंड करना था, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें मालूम है, अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को वहीं पर रखना पड़ेगा, हमारे टाइम को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम फाइंड करना है तो हमें मालूम है कि टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो टाइम को यहीं पे रहने देंगे और स्पीड को वहाँ पे। तो टाइम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये सिंपल हमें याद रखना है कि पेपर में कोई भी घुमा के पूछ सकता है किसी चीज़ को भी फाइंड करने के लिए। तो कन्फ्यूज होना नहीं है, जो भी पूछेगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा रहेगा, अगर हमने 2 व्हीलर देखा रहेगा, 4 व्हीलर देखा होगा, कोई भी चीज़ हमने अगर मोटर व्हीकल देखी होगी तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो गाड़ी के डिस्प्ले के ऊपर होता है। वहाँ पे हमें हमारी गाड़ी का जो स्पीड है वो दिखता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं हम लोग? स्पीडोमीटर। वो स्पीड दिखाता है हमें। और उसी के नीचे सेम अगर आपने देखा रहेगा तो एक छोटी सी ऐसी पट्टी रहती है, उसके अंदर नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ तो नंबर चलते रहते हैं। तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं उसे हम? ओडोमीटर। तो ये क्या क्या देती है हमें? ये हमें डिस्टेंस, रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हमारी बॉडी की है किलोमीटर में, वो देती है हमें। तो याद रखना, एक होता है स्पीडोमीटर जो हमारी स्पीड दिखाता है, अगर हमको मालूम है, ऐसा डिजिटल या तो एनालॉग होता है। ऐसा स्पीड दिखाता है कि 40 पे है कि किलोमीटर आवर में। सेम नीचे उसके क्या रहता है? ओडोमीटर रहता है जो हमारी डिस्टेंस दिखाता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है रेफरेंस पॉइंट से। तो याद रखना है,
स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। और एक याद रखना है कि जो भी हमारी स्पीड है वो स्पीड नहीं है, वो हमेशा याद रखना है कि हमारी एवरेज स्पीड है। क्यों एवरेज स्पीड है? क्योंकि हम कभी स्पीड एक सर्टन पॉइंट का नहीं निकालते हैं, एक कोई डिस्टेंस का निकालते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। मतलब बॉडी कोई सर्टन डिस्टेंस में एक जैसे तो चलेगी नहीं, कम ज़्यादा भी होगी, तो उसी कहते हैं एवरेज स्पीड। तो ये याद रखना है कि हम मोस्टली एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो चलिए एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो देखेंगे। तो एवरेज स्पीड से हमने देखा था जो स्पीड का फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस टू कवर, उसी को टाइम इंटरवल कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है स्पीड का। सेम स्पीड के बाद वेलोसिटी जो होती है वो भी एवरेज वेलोसिटी होती है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो याद रखना है जो हमारी स्पीड है वो क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो हमें मालूम है जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो उसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है और टाइम जो हमारी, ठीक है ना, वो भी स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ उसे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो स्केलर स्केलर का डिवीजन होगा तो क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे अगर हमने देखा हमारी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होती है? टाइम इंटरवल होती है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर, स्केलर डिवाइड वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर क्या हो जाएगा? वेक्टर ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसे डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, इसमें वेलोसिटी में। तो ये याद रखना है हमें। तो ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी लिखते हैं इसे। सेम इसे हम किलोमीटर आवर में भी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। हमेशा जो हमारी स्पीड है वो स्पीड हमको पता है, अगर हमने स्पीड स्टार्ट की है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी या तो जीरो रहेगी। अगर हमने मतलब अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया तो जीरो आएगा, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन सिमिलरली जो हमारा वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है उसकी भी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जीरो भी हो सकता है अगर, हाँ ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं रहे तभी भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे मानते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कोई चीज़ अगर घूम के सेम अपनी जगह पे आ जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो या तो जीरो हो सकती है कभी, जब स्पीड जीरो ना हो तभी भी। तो याद रखना है। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर सारंग स्विमिंग कर रहा है 25 मीटर और रिटर्न भी आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? जाने में 25 मीटर और आने में 25 मीटर, तो हो गया टोटल 50 मीटर, और समय ले रहा है 50 सेकेंड। तो अगर हमने बोला कि अगर कोई लड़का स्विमिंग कर रहा है पानी में, और ये जा रहा है और फिर रिटर्न भी आ रहा है, तो डिस्टेंस 25 मीटर है, तो आने में 25 और आने जाने में 25। तो हम लोग एवरेज अगर स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो 25 जाने में और 25 आने में, और टाइम कितना ले रहा है जाके आने में? 50 सेकेंड ले रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 50 डिवाइड बाय 50। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सिमिलरली अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, क्या निकाला हमने? एवरेज वेलोसिटी निकाला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्ट यहीं से कर रहा है और आके भी यहीं पे, तो जो हमारा इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या होगा? वो तो जीरो होगा। जीरो डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम कितना लिया? 50 सेकेंड। तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज आंसर जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट कर रही है और अब सेम अपनी जगह पे आ जा रही है तो वहाँ पे वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन हमारी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है। तो इतना याद रखना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में, क्योंकि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है
जिसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। डायरेक्शन कहाँ पे आएगा? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, तो इतना ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन, अगर वेलोसिटी कहे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रखना है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग फाइनल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। और सेम टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट कोई ए है और बी पे पहुँचे हम लोग, तो ए पे कितना टाइम था और बी पे कितना टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो क्या रहता है हमारा टाइम इंटरवल रहता है। तो याद रखना है कि वी माइनस यू डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये क्या रहता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। तो याद रखना है। तो सेम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? ये होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर -2, सेकेंड का पावर -2। सेम यहाँ पे वेलोसिटी आ गई तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसे इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो हमें मालूम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अगर समझ लीजिए पहले इंक्रीज लिया, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कार है वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, तो हमें पता है कि स्पीड बढ़ाएगी तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तब कहेंगे हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। सेम अगर ये कार है हमारी, अब रुक रही है हमारी, तो हमें पता है हमारी जो वेलोसिटी वो आगे तरफ है, लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी वो कम हो रही है। तो इसी क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिसेलरेशन, या एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन है। तो इसीलिए क्या होता है, वो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी स्पीड अप कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और हमारे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन। सेम अगर कोई भी बॉडी डिसेलरेट कर रही है या स्पीड स्लो कर रही है, तो क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही रहेगा क्योंकि बॉडी मूव हो रही है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम होगा। तो याद रखना है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा इस समय। तो ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट बट स्टिल हैव जीरो एक्सेलरेशन। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब क्या होगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी? 20। तो 20 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइड बाय नीचे जो भी टाइम इंटरवल रहेगा तो वो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि अगर कोई भी बॉडी हमारी जो है फास्ट मूव कर रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या हो रही है? जीरो भी हो सकता है। कब? जब हमारा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कांस्टेंट होता। हम लोग बोलेंगे 100 की स्पीड जा रही, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? उसका जीरो है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। डिपेंड ऑन हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंजेस, नॉट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव। तो कैसे आएगा? ये आएगा कि हमारा जो मोशन है वो कितना तेज है, वो नहीं, कितनी जल्दी जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब पहले 20 पे थी, फिर 30 पे हो गई, 30 से फिर 40 पे हो गई, तो कंटिन्यूस क्या आ रहा है इसका? स्पीड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूस चेंज इन इनिशियल, मतलब जो भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे? हमारा एक्सेलरेशन है। तो एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, अगर कोई बस है, वह धीरे स्टार्टिंग में अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल वेलोसिटी अभी क्या हो गई उसकी? उसकी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये और टाइम ले रही है 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 15 फाइनल माइनस इनिशियल 10 डिवाइड बाय 10।
क्या हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक मार रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी 15 मीटर सेकेंड, और ये सॉरी ये अब हम लोग ये यहाँ पे यू ले लेंगे और फाइनल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। टाइम कितना ले रहे हैं समझ लो 5 ही सेकेंड ले रही है। तो हमें मालूम है फाइनल माइनस इनिशियल जो 0 माइनस यू डिवाइड बाय 5, तो -15 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रेकिंग या डिसेलरेशन का वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड। तो इतना याद रखना है हमें, एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, इसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये मान लो कि हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी क्या है ट्रेन है। तो ये अगर स्टार्ट कर रही है पॉइंट से, फिर जा रही है बी पे, फिर जा रही है सी पे, और फिर जा रही है डी पे। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर करनी चाहिए इक्वल इंटरवल टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम कितना ले रहा है, सेम ले रहा है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी जाने में टाइम 5 सेकेंड ले रहा है, और सी से डी जाने में भी कितना ले रहा है 5 सेकेंड ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए टू बी और सी टू डी डिस्टेंस क्या है, सेम है, समझ लो 20 मीटर मान लेंगे, और ये भी 20 मीटर है। और ये जो हमारा बी टू सी है वो डिस्टेंस मान लेंगे हम लोग 40 मीटर। तो ए टू बी और समझ लीजिए यहाँ भी टाइम कितना ले रही है 5 सेकेंड ही ले रही है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन कौन से पार्ट में आएगा, ए टू बी और सी टू डी। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है ए टू बी में वो भी क्या है 20 है, और सी टू डी में भी डिस्टेंस कितना है 20 ही है। टाइम भी दोनों में सेम ले रही है, तो इक्वल इंटरवल और टाइम क्या कवर कर रही है, सेम टाइम में कर रही है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी टू सी का जो मोशन है वो किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। तो हमें याद रखना है कि हमारी जो स्पीड रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सेम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी। सिमिलरली मैंने बताया था अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो अगर हमने इसका वेलोसिटी निकाला या स्पीड निकाला तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सेम है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो इसीलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है क्योंकि मोशन एक्सेलरेट करता है। क्योंकि अगर इसका निकाला तो 4 आ रहा है, अगर मैंने इसका निकाला तो कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 4 से 8 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है 5 का हमने मान लिया, तो 4/5, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही है वो स्क्वायर से क्या हो रही है वो अपनी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। तो एग्जांपल के लिए हमने देखा बी टू सी का मोशन और सी टू डी का मोशन, और यहाँ पे एग्जांपल अगर मान लिया सी टू डी अगर रुक रही है आके तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज हो रही है सी टू डी में भी, या सी टू डी में भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम में, तो हम लोग कर लेंगे कि ए टू बी और सी टू डी क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, और बी टू सी क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या दिखेगा, यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी ओरिजिन से पास होते हुए। सेम वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही क्या जैसे दिखेगी, कर्व के जैसा दिखेगी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हर टाइम पे। तो यूनिफॉर्म कब आएगा, जैसे हमने मान लिया हर 20 किलोमीटर कर रही है, 20 किलोमीटर कवर कर रही है हमारी ट्रेन 10 मिनट के अंदर, तो पहले 10 मिनट में 20 0 से 20 करेगी, फिर 20 से 40 करेगी, फिर 40 से 60, तो ऐसे ऐसे करके। और नॉन यूनिफॉर्म क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी हमारी जो ट्रेन है वो 10 मिनट में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब पहले 10 मिनट में वो
0 से 20 किलोमीटर कवर करेगी, फिर 20 से 35 करेगी अगले 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में वो 35 से 50 की। तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफ की। तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफ क्या कहते, स्टार्टिंग में क्या कहता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ में क्या, अब पोजीशन क्या होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। पोजीशन क्या होता है, जिसमें अगर हमने देखा था डायरेक्शन, जो भी हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये हमारा पोजीशन होता है। तो याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो अगर हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है हमारा, ये जो वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस क्या हमारा टाइम है, तो सेम वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस या पोजीशन मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, पोजीशन मान लेंगे। वाई एक्सिस पोजीशन दे रहा है हमें और एक्स एक्सिस हमें टाइम दे रहा है, सब जगह वही है हमारा पोजीशन और यहाँ पे क्या हमारा टाइम। तो याद रखना है। तो अगर कोई भी बॉडी, जैसे समझ लीजिए ये बॉडी है हमारी, आके यहाँ पे रुक गई, तो कोई कुछ तो पोजीशन होगा उसका, और टाइम अगर हमारा चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में, या बोलेंगे स्टेशनरी है, वो मूव कर ही नहीं रही है। तो इतना याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन डज नॉट चेंजेस, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो क्या कहेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट। सिमिलरली अगर बॉडी है 10 सेकेंड में उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, फिर 20 सेकेंड में कोई तो डिस्टेंस कवर किया, 30 सेकेंड में कोई तो डिस्टेंस कवर किया, फिर 40 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है विथ ओरिजिन। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है किसका बन रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही, तो इसी के कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। तो याद रखना है। अब चेंजिंग वेलोसिटी मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही हो। तो जैसे हमने मान लिया ये हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ से देखेंगे टाइम तो सेम ले रहे, 5 सेकेंड, इधर भी 5 सेकेंड, यहाँ पे भी 5 सेकेंड और यहाँ पे भी 5 सेकेंड, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, चेंजिंग वेलोसिटी। तो वो ग्राफ कैसा मिलेगा, कर्व लाइन मिलेगा। तो वो कर्व लाइन कैसी होगी हमारी, पैराबोला के जैसे होगी। कैसी होगी हमारी, पैराबोला के जैसे होगी हमारी। तो याद रखना है कैसे होगी हमारी, पैराबोला के जैसे होगी। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इसी को कहते हैं हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो याद रखना है हमारा स्लोप क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया है और ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था उससे एक पैरेलल लाइन निकाली और वर्टिकल प्लेन से एक पैरेलल लाइन निकाली। तो ये जो निकला है हमारा, इसे अगर हमने ए मान लिया पॉइंट और इसे बी मान लिया और इसे हमने ओ पॉइंट मान लिया, तो y डिवाइड बाय एक्स का पोजीशन ये हमें क्या देगा, स्लोप देगा। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो किसी भी दो पॉइंट का अगर हमने स्लोप निकाला तो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया, जैसे ये हमारा ग्राफ है, अगर ये एक है और एक ये है, ये ए है समझ लीजिए और ये बी है, तो अगर स्लोप स्टीपर है, स्टीपर मतलब खड़ा है अगर हमारा जो भी ग्राफ है, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए की वेलोसिटी बी की अपेक्षा वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ये याद रखना है। अगर कोई भी चीज डिक्रीज कर रही हो, जब निगेटिव स्लोप मिल रहा हो, तब हम क्या कह लेंगे, हम कहेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे ये वाला हो गया। तो याद रखना है। तो इसमें अगर ये ए है और ये बी है, तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना, वो, या वेलोसिटी ऑफ ए जो ज़्यादा गिर रही है वेलोसिटी ऑफ बी के कंपेयर में। तो इतना याद रखना है
कि कैसे कंपेयर करते हैं कि जहाँ पे स्टीपर आ गया हमारा तो वो क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा होगा। अगर मोशन इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टीपर कर्व में। और अगर गिर रही है तो तभी भी हमारी वेलोसिटी जल्दी जल्दी गिरेगी। तो याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देखता है, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। अब चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी हमारा जो रहेगा वो हमारा वर्टिकल प्लेन पे रहेगा और टाइम हमारा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी में इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन जो हमारा रहता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, या हम उसे जीरो भी कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जीरो है हमारा। तो इतना याद रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, टाइम जो हमारा ग्राफ है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इक्वल ऑफ इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी कब आएगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगी कि अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो। तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। सिमिलरली अगर इक्वल इंटरवल टाइम में डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल हो और कम हो रहा होगा तो उसे ही हम कहेंगे डिसलेरेशन। तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, हमें हमें एक्सेलरेशन देगा। और अगर हमने एरिया निकाला है इसके बीच का, तो एरिया अगर हमने निकाला तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, याद रखना। स्लोप क्या देगा, हमें एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या देगी, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट देगी। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन, अगर कोई भी मोशन हो रही है स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये समझना। एक होता है हमारा कांस्टेंट, हमारा जो हमने पिछला देखा था अभी यहाँ पे कि हमारा जो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने मान लिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब समझ लीजिए टी जब 1 सेकेंड था और टी 2 सेकेंड था जब, और टी 3 सेकेंड था तब, तो यहाँ से यहाँ जाने की वेलोसिटी 2 है, यहाँ से यहाँ पे 4 हो गई, फिर आगे 6 हो गई। मतलब टाइम बढ़ रहा है तो उसका जो वेलोसिटी वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे कहेंगे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो भी हमारा काइनेटिक इक्वेशन बनता है या यूज़ होता है उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन जो है, तो ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v यहाँ पे क्या है, v है हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होता है मीटर पर सेकेंड में। सेम u क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो वो भी होता है मीटर पर सेकेंड में। a होता है एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फिर t क्या होता है, टाइम इंटरवल जो सेकेंड में मेजर करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड जो है उसका क्या फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यस क्या होता है, यस हमारा होता है यहाँ पे क्या होता है, यस हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है हमारा यस, हमारा यस होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीटर में। किस में होता है, वो होता है मीटर में। बाकी सब वही, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम इंटरवल, ए होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, टी होता है हमारा टाइम। तो ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस।
तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसके ऊपर हमें सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ याद रखना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारा होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें किसका रिलेशन देता है, फर्स्ट वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देता है, सेकेंड इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मिलता है, और थर्ड हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का मिलता है। तो जैसा हमारा न्यूमेरिकल पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन हो किसके लिए वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी साइन है, जैसे अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है v, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, या निगेटिव बोल दो कोई भी, दोनों में से एक। तो अगर निगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो क्या दिखेगा हमें, वो हमें दिखेगा जो भी डायरेक्शन है वो। तो डायरेक्शन हमें पता है, फिक्स रेफरेंस पॉइंट से अगर राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो निगेटिव। तो हमारा जो सिंबल या साइन है वो क्या दिखाएगा हमें, डायरेक्शन दिखाएगा। अगर एक डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है बिना टर्न के तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारी स्पीड है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड बोलो उसी को, या वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही रहेगा। मतलब अगर विदाउट टर्न गाड़ी सीधी दिशा में जा रही है तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो वहाँ पे स्पीड को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं। तो ये याद रखना है हमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग कि अगर समझ लीजिए कि कार ने ब्रेक मारा, कार चल रही है और ब्रेक मारा उसने 54 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन उस समय क्या है, मतलब धीरे धीरे वो अपनी स्पीड गिरा रही है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए वो बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें बोला है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो सबसे पहले किलोमीटर, ये सेकेंड मीटर पर सेकेंड में है तो इसे भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो सेम 54 डिवाइड बाय, हमें मालूम है इसमें करेंगे 18/5 में। तो ये समथिंग कुछ आपका आ जाएगा, सॉरी 5/18 से करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, v मिल गया हमें, या हमारा जो भी है v, तो हम फॉर्मूला पता है हमें, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, अब हमें मालूम है हमें क्या निकालना है, हमें यस निकालना है, क्या निकालना है हमें, यस निकालना है। तो हमें टाइम दिया नहीं, हमें वी और क्या दिया है, ए दिया है। तो वी और ए दिया है तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा हमारा, तो अगर ये हमने यूज़ किया तो यहाँ पे टाइम चाहिए, यहाँ पे भी टाइम चाहिए, तो ये दोनों तो यूज़ नहीं करेंगे, तो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, ये यूज़ करेंगे। तो हमें पता है हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे यू, यहाँ पे वो 15 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस है, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए एस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यू का स्क्वायर। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हमें हो जाएगा यू का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ए। तो यू का स्क्वायर, तो यू मतलब 15 का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15 डिवाइड बाय ट्वाइस इंटू एरिया। हमारा एक्सेलरेशन कितना है, हमारा एक्सेलरेशन है कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो हमारा पॉइंट में कुछ तो आएगा, पॉइंट में अगर हमने 15 का किया तो 225 डिवाइड बाय 8, तो 8 2 जा 16, 8 8 8 जा 64, 28 पॉइंट समथिंग कुछ तो आंसर आएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया 28.1 मीटर हमारा आ जाएगा डिस्टेंस जो ब्रेक मारने के बाद हमारी गाड़ी ने कवर किया है। तो
इतना याद रखना है बस हमें, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से, क्या क्या दिया है उसके हिसाब से हम लोग अपने इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या दिया है और क्या यूज़ करना है, क्योंकि अगर जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे क्या। तो ध्यान में रखना है कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर का, और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते, ये तो हमारा हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर समझ लीजिए हमारा मोशन इन सर्कुलर पाथ है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, जीरो है। क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। लेकिन हमें पता है डायरेक्शन चेंज हो रही, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी पता ही है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर है। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से भले ही ना चेंज हो, एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो नहीं है। लीनियर, अगर ये लीनियर मोशन में रहा होता तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या था, जीरो था। तो याद रखना है। तो स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ, स्पीड सेम रहेगी अगर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना। तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे चेंज होगी, इस पॉइंट पे ये रहेगी, 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 और इस पॉइंट पे ये रहेगी, और इस पॉइंट पे ये रहेगी। और मतलब अगर सर्कुलर पाथ में तो कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट, अगर ये हमारा समझ लीजिए, मान लो कि अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है हमें, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर से ऐड करेंगे और इसका टेंजेंट निकालेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उस पॉइंट का। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर मोशन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हमें पता है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। अगर हमने मान लिया कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमारी बॉडी ऐसे मोशन की और यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे आई, तो हमें मालूम है अगर हमें इसका निकालना है तो हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2πr डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज। अगर समझ लीजिए हमने बोल दिया कि यहाँ से चले और यहीं पे आ गए, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। तो याद रखना है। तो एवरेज स्पीड 2πr डिवाइड बाई टी एक रिवॉल्यूशन के लिए। इवन विथ कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अगर अर्थ मूव हो रहा है, या सैटेलाइट इन ऑर्बिट, अगर कोई भी ऑर्बिट है उसके अंदर अगर सैटेलाइट मूव हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। या तो हमारा कोई भी लड़की है अगर ग्राउंड में गोल गोल रनिंग कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये रहा हमारा मोशन का सेकेंड पार्ट। अब अगली बार अगले चैप्टर में हम देखेंगे मोशन का थर्ड पार्ट, जिसमें आएगा कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है हमारे मोशन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, और ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और आपका कुछ सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें पिन करें या हमें मैसेज करें।